students, welcome back to our channel. In this class we will discuss about a very important chapter which name is the rise and growth of British rule in India. तो इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में कैसे आए, क्यों आए और उन्होंने क्या क्या किया। जैसा आप लोग जानते हो, पहले वो अपनी कंपनी स्थापित करने, कुछ व्यापार करने के लिए इंडिया आए थे और उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर क्या कर लिया, अपना शासन करना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो उस समय होने वाले मेन युद्धों के बारे में जानेंगे, उन क्रांतियों के बारे में जानेंगे जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स के आने के बाद हुई थी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर, सबसे पहले नाम देख लेते हैं, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि ब्रिटिशर्स का उदय कैसे हुआ भारत में और उनकी ग्रोथ कैसे हुई। सो आफ्टर disintegration of Mughal Empire, several trading companies of Europe countries like Portugal, Holland, England, France, and Denmark had established trading centers in India. क्या जाना हमने कि जो मुगल्स थे उनके बीच में जब फाइट्स होने लग गई, जब उनका शासनकाल थोड़ा मंदा हुआ, थोड़े वो कमजोर हुए, तो यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज, कौन कौन सी, जैसे पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, और ये सब कहाँ आई, भारत आई, और उन्होंने एक ट्रेडिंग सेंटर बना लिया, किसको, भारत को। दीज ट्रेडिंग सेंटर्स वर कोल्ड फैक्ट्रीज, और इन्हीं ट्रेडिंग सेंटर्स को क्या बोला गया, फैक्ट्रीज बोला गया। द कंपनीज ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस नाउ केम टू डोमिनेट द इंडियन ट्रेड, और धीरे धीरे करके जो इंग्लैंड और फ्रांस की कंपनियां थी वो कहाँ आ गई, भारत आ गई अपनी इन कंपनियों को चलाने के लिए। फैक्ट्रीज एंड एजेंसीज ऑफ यूरोपियन कंपनीज, देखो इस इंडिया के इस मैप में जहां जहां आपको सर्कल दिख रहा है वहां वहां पर किन की कंपनीज थी, इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे उनकी कंपनीज थी। जहां जहां आपको ये ट्रायंगल शेप दिख रहा है, जैसे यहाँ और यहाँ, काफी सारी जगहों पर, यहाँ, इन सब पर इनकी कंपनियां थी, इन सब जगहों पे फ्रेंच की कंपनीज थी। और जहां पर आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा है यहाँ पर डच की कंपनियां थी, जैसे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इन सब जगहों पे क्या थी, डच की कंपनीज थी। और फिर जहां पर आपको ग्रीन कलर का स्क्वायर दिख रहा है, ये सब जगहें, यहाँ पर क्या, पुर्तगीज की कंपनीज थी। और लास्ट में जहां पर आपको ये पिंकिश कलर का सर्कल दिख रहा है वहां पर जो डेनिश लोग थे उनकी कंपनीज थी। ठीक है। फैक्ट्रीज एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी established द फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत इन 1601, जो पहली कंपनी इन इंग्लिश लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने बनाई थी अपनी, कहाँ बनाई थी, सूरत में, सन 1601 ईस्वी में। द पुर्तगीज, द डच एंड लेटर द फ्रेंच हैड गिवन देम चैलेंज, और जब उन्होंने सूरत में अपनी कंपनी बना ली थी 1601 में, तो उसके बाद जो पुर्तगाली थे, जो डच थे, जो फ्रेंच थे, उन सब ने उसको क्या किया, चैलेंज किया। जॉन हॉकिंस in 1608 and Thomas Roy in 1615 were sent by the King of England। 1608 ईस्वी में जो किंग थे इंग्लैंड के, उन्होंने किसको भेजा, जॉन हॉकिंस को, और 1615 ईस्वी में थॉमस रॉय को भारत भेजा। द मुगल कोर्ट ऑफ जहांगीर टू गेट द परमिशन टू ट्रेड, कहाँ भेजा, जहांगीर के कोर्ट में परमिशन लेने के लिए कि क्या वो लोग यहाँ पर अपना व्यापार कर सकते हैं। आफ्टर सम टाइम कंपनी हैड एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्रीज एट अहमदाबाद, आगरा, सूरत एंड मसूलीपट्टनम, और कुछ समय बाद कंपनी ने अपनी फैक्ट्रीज क्या कर ली, स्टेबलाइज कर ली, अहमदाबाद, आगरा, सूरत, इन सब जगहों पर। इन 1686 कब कर ली, 1886 ईस्वी में। ए वॉर हैड हैपेंड बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द मुगल एम्पायर, एक वॉर हुई थी, एक लड़ाई हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल एम्परर के बीच में 1690 ईस्वी में। मुगल एम्परर औरंगजेब permitted to purchase the three
villages of Satani, Govindpur and Kalikut. A factory was also built in Kolkata, earlier known as Kolkata, हेड एंड वॉज कॉल्ड फ्रंट विलियम। और उसी के साथ साथ कोलकाता में भी उन्होंने अपना राज स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने वहां पर अपनी एक कंपनी बनाई थी, फैक्ट्री बनाई थी, जिसको वो क्या बोलते थे, फोर्ट विलियम। ये उस कंपनी की, उस फैक्ट्री की पिक्चर है, किसकी, फोर्ट विलियम की, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी। द फ्रेंच, द डच एंड द पुर्तगीज टू स्प्रेड देयर ओन इन्फ्लुएंस एंड ऑल्सो स्टेब्लाइज्ड देयर ओन फैक्ट्रीज। और उन्हीं के साथ साथ जो फ्रेंच के लोग थे, जो डच थे और जो पुर्तगाली थे, उन्होंने भी अब धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रीज क्या करी, वहां पर स्थापित करनी स्टार्ट करी। फिर कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स के उदय होने का कारण क्या था। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्परर मैनी स्मॉल स्टेट्स वर स्टेब्लिश्ड बाय देयर लोकल रूलर्स। मुगल एम्परर के बाद जो हमारा भारत था वो छोटे छोटे खंडों में बट गया था, जैसा आपको पता है, और उन छोटे छोटे खंडों पे अलग अलग रोज लोग क्या करते थे, राज करते थे। दीज स्टेट्स वर वेरी वीक इन ऑल रिसोर्सेज। और इसी वजह से ये जो छोटे छोटे खंड थे, छोटे छोटे राज्य थे, ये इनके पास हर चीज का एक कैपेबल रिसोर्स नहीं होता था। दीज मिलिट्री वीक स्टेट्स वर इंगेज्ड इन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। और ये जो कमजोर राज थे, ये अपने आपसी झगड़ों में और इनके जो इंटरनल अंदरी कॉन्फ्लिक्ट से उसी में ही उलझे रहते थे। एंड फेल इजी प्रे टू ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। और इसी वजह से क्या, वो ब्रिटिशर्स से बहुत जल्दी हार गए। द यूरोपियंस अडॉप्टेड द मेथड ऑफ इंपीरियलिज्म ऑफ प्लेइंग वन लोकल रूलर अगेंस्ट द अदर। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक नीति अपनाई थी। उस नीति में वो लोग क्या करते थे, एक शासक को दूसरे शासक के खिलाफ खड़ा करते थे और फिर उससे लड़ाई कराते थे। यानी कि जैसे दो शासक हैं तो एक तरफ कुछ बात कह दी, एक तरफ कुछ बात कह दी, और फिर उन दोनों में वो लोग क्या करते थे, लड़ाई कराते थे, जिससे कि उनमें एकता, जो उनकी यूनिटी थी, उस पर असर हुआ। इन दिस वे the European trading companies were able to obtain the territories from local rulers। और इस आइडिया को अपनाकर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनीज को वहां पर फैलाया। The control over sea routes was another important cause of rise of the Britishers। ब्रिटिशर्स के राइज का एक मेन कारण ये भी था क्या, कि जो सी का, जो समुद्री मार्गों मार्गों से चीजों का आना जाना, वहां से जो भी व्यापार होता था, ये सब किनके हाथों में था, उन ब्रिटिशर्स के हाथों में था। द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल, बंगाल में ब्रिटिशर्स की जो पावर थी वो कैसे बढ़ी। बंगाल हैड बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिल्ली। जैसा कि हमको पता है, पहले बंगाल एक इम्पोर्टेंट पार्ट था हमारे कैपिटल का, दिल्ली सल्तनत का। एंड लेटर डेट ऑफ द मुगल एम्पायर, और दिल्ली सल्तनत के साथ साथ वो किसका इंपॉर्टेंट पार्ट था, मुगल एम्पायर का भी इंपॉर्टेंट पार्ट था। इन 1717 ईस्वी में द मुगल्स अपॉइंटेड मुर्शिद कुली खान एज द परमानेंट गवर्नर। 1717 ईस्वी में उन्होंने किसको अपॉइंट किया, मुर्शिद कुली खान को अपॉइंट किया, किसके रूप में, एज अ परमानेंट गवर्नर ऑफ बंगाल। ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कीपिंग द यूरोपियन मर्चेंट अंडर कंट्रोल। उसने एक पॉलिसी अपनाई, वो इस नीति को अपनाता था, वो चाहता था कि जो ये जितनी भी यूरोपियन व्यापारी हैं ये मेरे अंदर रह के ही कार्य करें। आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल एम्परर अली वर्दी खान बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। और वहां के एम्परर की मृत्यु के बाद जो अली वर्दी खान थे उन्होंने गद्दी को संभाला और ये बंगाल के नवाब बन गए। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंडसन सिराज उद दौला। और उनके बाद ये सत्ता किनके हाथों में चली गई, उनके ग्रैंडसन के हाथों में, सिराज उद दौला के हाथों में। द इंग्लिश हु वर अलाउड बाय मुगल फरमान 1717 to export and import in Bengal without paying taxes refused to comply। 1717 की जो वो फरमान था, जो संधि थी, जिसमें ये कहा जाता था कि ये ब्रिटिशर्स, आप लोग जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे उस पर टैक्स लगाया जाएगा। उसके लिए वो एक पर्टिकुलर टैक्स भरते थे, उसको भरने से
उन अंग्रेजों ने उस टाइम पर क्या कर दिया, मना कर दिया। डे बाय डे हिज रिलेशंस विद ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वेरी बिटर, और धीरे धीरे उनके जो रिलेशन थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बिगड़ने लगे। फाइनली इन 1756 द ट्रूप्स ऑफ सिराज उद्दौला अटैक्ड एंड सब इक्विटली कैप्चर्ड कोलकाता। और जब उनके रिलेशंस बहुत ज्यादा बिगड़ गए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो फाइनली उन्होंने 1756 ईस्वी में क्या कर दिया, अटैक कर दिया और कोलकाता पर अपना कब्जा कर लिया। द न्यूज ऑफ इंग्लिश डिफीट एट कलकत्ता रीच्ड मद्रास। A strong naval head military force came from मद्रास। और ये न्यूज, कौन सी न्यूज, की कलकत्ता में अंग्रेजों को हरा दिया गया था, धीरे धीरे कहाँ पहुंच गई, मद्रास पहुंच गई, और वहां से एक मिलिट्री आई। कलकत्ता वॉज रिकैप्चर्ड बाय दीज ट्रूप्स, और कलकत्ता दोबारा से इनके द्वारा क्या कर लिया गया, कैप्चर कर लिया गया। नवाब हैड टू साइन आ ट्रीटी, और वो नवाब जिन्होंने पहले ब्रिटिशर्स को हरा दिया था, उनसे उन्होंने एक ट्रीटी पर, एक संधि पर साइन करवाया। किन्होंने, क्लाइव इन फरवरी 1757। क्लाइव ने एक संधि पर साइन करवाया 1757 में। क्या था इसमें, दिस ट्रीटी अलाउड द कंपनी टू फोर्टिफाई कलकत्ता एंड ऑल्सो इशू करेंसी। इस संधि में क्या क्या बातें लिखी हुई थी कि कलकत्ता पर अब कौन राज करेंगे, ब्रिटिशर्स राज करेंगे, और इसके साथ साथ वो अब मुद्राएं भी, अपने नाम की मुद्राएं भी वहां पर छाप सकते थे, और मुद्राओं से सामानों का लेन देन कर सकते थे। टेकिंग द इंस्पिरेशन फ्रॉम द 7 Years वॉर इन यूरोप, द इंग्लिश कैप्चर्ड चंद्रगौर फ्रॉम द फ्रेंच। 7 साल से चल रही इस लड़ाई से इंस्पायर होने के बाद जो इंग्लिश थे, जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने फ्रेंच ने जिस जगह पर चंद्रगौर पर क्या कर रखा था, वहां पर कब्जा कर रखा था, उसको उन फ्रेंच के लोगों से अपने हाथ में ले लिया। द बैटल ऑफ प्लासी, इसके बाद कौन सा युद्ध स्टार्ट हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। द बैटल ऑफ प्लासी The Battle of Plassey was of immense historical importance। जो प्लासी का युद्ध था वो हमारी हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध रहा है। एक्चुअली क्लाइव इन्वाइटेड दिस बैटल, असल में इस बैटल का होने का कारण किसको माना जाता है, क्लाइव को माना जाता है। ऑन जून 27 1757 there were took place a huge battle at Plassey near मुर्शिदाबाद। 27 जून 1757 में प्लासी का युद्ध कहाँ स्टार्ट हुआ, मुर्शिदाबाद में, और ये हमारी हिस्ट्री की एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। क्लाइव मर्चेंट with a small army of 2000 Indian and 8000 European soldiers. Siraj Uddaulah also came with an army of 70,000 men from his capital। ये जो इस युद्ध में जो अंग्रेज लोग थे, वो लोग, जो अंग्रेजी कंपनी थी, विदेशी कंपनी थी, वो अपने 2000 तो इंडियन लोगों के साथ और 8000 अपने यूरोपियन सोल्जर्स के साथ पहुंचे। और दूसरी तरफ अपोजिट में कौन थे, सिराज उद्दौला, वो अपनी आर्मी के 70,000 लोगों के साथ उस युद्ध में पहुंचे। द ट्रेटर मीर जफर टुक नो पार्ट इन द बैटल। पहले तो जो मीर जफर थे उन्होंने बैटल में कोई भी पार्ट नहीं लिया। बट व्हेन द वॉर स्टार्टेड, जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ, मीर जफर केम टू द साइड ऑफ कंपनी। लेकिन जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ तो फिर जो मीर जफर थे वो किन की साइड चले गए, ब्रिटिश कंपनी की तरफ चले गए। When the नवाब saw this, he fled away from the battlefield। और जब नवाब ने देखा कि अब तो अंग्रेजों के साथ मीर जफर भी आ गए हैं, तो वो वहां से भाग गए, बैटलफील्ड से भाग गए। ही वॉज कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ। और फिर उसके बाद उनको पकड़ा गया और उनकी हत्या कर दी गई। नाउ द इंग्लिश कंपनी बिकेम द रियल पावर इन बंगाल। और नवाब की हत्या कर देने के बाद जो कोलकाता की
जो क्या था, नाउ द इंग्लिश कंपनी बिकेम द रियल पावर इन बंगाल। बंगाल, अब बंगाल की जो सत्ता थी वो पूरी तरह से किन के हाथों में चली गई थी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई थी। दे अपॉइंटेड द मीर जफर एज द नवाब ऑफ बंगाल, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अब नवाब के रूप में किसको स्थापित कर दिया गया था, किसको बना दिया था नवाब बंगाल का, मीर जफर को। द कंपनी गॉट द राइट ऑफ फ्री ट्रेड इन बंगाल, और इसी के साथ साथ कंपनी को बंगाल में बिना किसी टैक्स के, बिना कोई कर भरे ट्रेड करने का हक मिल गया था, और वो बंगाल के साथ साथ बिहार में एंड ओडिशा में भी बिना कोई टैक्स भरे अपना ट्रेड, अपना व्यापार करने लगे। कंपनी ऑल्सो गॉट द जमींदारी राइट्स ऑफ 24 प्रांगण्स, और कंपनी को और किस चीज का राइट मिल गया, जमींदारी, जो उस टाइम पे जो जमींदारी चलती थी वो भी कंपनी ने 24 प्रांगणों की अपने हाथ में ले ली थी। इन रियलिटी जफर वॉज द रूलर ओनली फॉर नेम, असल में तो जो जफर थे वो केवल नाम के ही वहां के रूलर थे, लेकिन जो एक्चुअल पावर थी वो किसके हाथों में थी, वो थी कंपनी के हाथों में। Earlier, Mir Jafar realized that it was impossible to meet the full demands of the company. धीरे धीरे मीर जफर को समझ आया कि इस कंपनी की सारी मांगों को फुलफिल करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है। As a result, the company and its officials began to criticize the नवाब फॉर हिज इनकैपेसिटी इन फुलफिलिंग देयर डिमांड, और इसी वजह से जो कंपनी थी वो किसकी, मीर जफर की आलोचना करने लग गए। क्यों, क्योंकि वो उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। फाइनली ही वॉज डिपोज्ड एंड मीर कासिम हिज सन इन लॉ वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल, और इसी वजह से उनको मीर जफर को गद्दी से हटा दिया गया और किसको बैठा दिया गया, उनके सन इन लॉ यानी कि मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया गया। देखिए ये आपको पिक्चर दे रखी है, ये किसकी पिक्चर है, मुर्शिद कुली खान की, और ये है अली विरद खान की, और ये तो है वो है ये रॉबर्ट क्लाइव, जो इस सब के पीछे जिनका मेन हाथ था, ये वो है रॉबर्ट क्लाइव, और ये है सिराज उद दौला, जिन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध लड़ा था। मीर कासिम वॉज एन एबल गवर्नर ऑफ बंगाल, मीर कासिम जो थे वो एज अ गवर्नर बिल्कुल फिट बैठ रहे थे। ही ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, वो अपने आप को कंपनी के कंट्रोल में नहीं रखना चाहते थे। ही ट्राइड टू स्ट्रेंथन हिज आर्मी बाय ट्रेनिंग इट ऑन वेस्टर्न लाइंस, उन्होंने उनकी जो सेना थी उसकी दोबारा से क्या कराई, ट्रेनिंग कराई, किसके अकॉर्डिंग, वेस्टर्न लाइन के अकॉर्डिंग। ही ट्राइड टू इंक्रीज हिज इनकम बाय रिमूविंग करप्शन बाय रेवेन्यू फ्रॉम रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्या चाहते थे, वो अपने राज्य का जो उनकी इनकम थी उसको बढ़ाना चाहते थे और उसको राजहित में लगाना चाहते थे। जो पैसा पहले कहाँ जा रहा था, ब्रिटिश कंपनीज को दिया जा रहा था, उसको वो अपने राज में लगाना चाहते थे। बट ऑल दीज स्टेप्स टेकन बाय द नवाब वर डिसलाइक्ड बाय द इंग्लिश, क्योंकि जो नवाब थे मीर कासिम वो ऐसे स्टेप्स ले रहे थे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, इसी वजह से ये सारे जो स्टेप्स लिए गए थे वो जो भी सारे स्टेप्स लिए गए थे वो ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किए गए, डिसलाइक किए गए, उनके द्वारा पसंद नहीं किए गए। नवाब मेड द न्यू रूल बाय डेट द इंडियन मर्चेंट्स कुड ट्रेड ऑन द सेम टर्म्स एज द कंपनीज ऑफिशियल्स, नवाब ने एक ऐसा रूल बनाया कि जिसमें पहले केवल ब्रिटिशर्स ही व्यापार करते थे, उन्होंने ऐसा रूल बना दिया कि अब वहां इंडियन लोग भी उसी तरह से व्यापार कर सकते हैं जिस तरह से ब्रिटिशर्स करते हैं। लेकिन बाय दिस रूल द रिलेशंस बिटवीन द नवाब एंड कंपनी बिकेम वर्स, इसी डिसीजन की वजह से नवाब और कंपनी के बीच का जो रिलेशन था वो बेकार होना स्टार्ट हो गया। सो द कंपनी नाउ डिसाइडेड टू ओवरथ्रो मीर कासिम, और इसी वजह से कंपनी ने डिसाइड किया कि अब वो मीर कासिम को भी गद्दी से हटा देंगे। द ब्रिटिश अनाउंस्ड मीर जफर एज रूलर ऑफ बंगाल इन प्लेस ऑफ मीर कासिम, अब उन्होंने किसको फिर से वो बना दिया, बंगाल का नवाब मीर जफर को एट किसके प्लेस पर, मीर
कासिम के प्लेस पर। फाइनली अनदर बैटल नोन एज द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फोर्ट, और उसके बाद जो लड़ाई हुई वो किसके नाम से जानी जाती है? बैटल ऑफ बक्सर के नाम से। द बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? ये बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। मीर कासिम मैनेज्ड द नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला द मुगल एम्परर शाह आलम अगेंस्ट द ब्रिटिश। जो मीर कासिम थे जिनको गद्दी पर से हटा दिया गया था, उन्होंने किनका साथ लिया? अवध के जो नवाब थे उनका, और जो मुगल एम्परर थे उनका। फाइनली द कंबाइंड फोर्स मार्च्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1764। आखिरकार ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक मार्च निकाला गया। कब? 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर 1765 में। द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस एंड द इंडियन आर्मीज वर डिफीटेड। और 1765 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उसमें कौन हारा? इंडियन आर्मी ही हारी। मीर कासिम फ्लेड अवे, और जो मीर कासिम थे वो वहां से भाग गए। नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम ऑल्सो सरेंडर, और जो उनके साथ दो पक्ष और थे, कौन कौन? अवध के नवाब और शाह आलम, उन्होंने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। द वॉर कम टू एन एंड बाय द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और इस वॉर का आखिरी नतीजा क्या हुआ? एक संधि बनाई गई इलाहाबाद की। उसमें क्या था? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि में था द किंगडम ऑफ अवध वॉज रिस्टोर्ड टू द नवाब शुजाउद्दौला। The two districts of Kora and Allahabad were taken away from the Nawab and given to Shah Alam. उनसे उनके दो जगह इलाहाबाद को और कोरा को ले लिया गया, और किसको दे दी गई ये दोनों सिटीज? किसको? अवध के नवाब को। द नवाब पेड द कंपनी अ सम ऑफ 50 लाख, और उसके बदले में उनको कितने रुपीस पे करने पड़ते थे? 50 लाख रुपए पे करते थे ओनली। द कंपनी प्रोमिस टू सपोर्ट अवध अगेंस्ट आउटसाइड अटैक बाय इट्स ओन ट्रूप्स। कंपनी ने उनको ये प्रॉमिस किया था, क्यों? क्या कि वो अवध के ऊपर जो भी आक्रमण आएंगे तो फिर वो कंपनी किसके साथ खड़ी रहेगी? अवध के साथ खड़ी रहेगी और अवध की सुरक्षा करेगी। The expense which will be borne by the Nawab, the Mughal emperor granted the right to company to collect revenue from the provinces of Bengal। और उसके बाद जो रेवेन्यू पहले कौन कलेक्ट करते थे? जो मुगल थे, जो नवाब थे, वो सारा कलेक्शन उनके हाथों में जाता था। लेकिन अब ये सारा कलेक्शन किनके हाथों में जाता था? कंपनी, ब्रिटिशर्स के हाथों में। और कहाँ कहाँ की? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, यहाँ से जितना भी रिवेन्यू कलेक्ट होता था वो सारा रिवेन्यू उन ब्रिटिशर्स के हाथ में जाता था। इन रिटर्न द कंपनी गेव द मुगल एम्परर एनुअल पेंशन ऑफ 26 लाख, और इसके बदले में वो मुगल एम्परर्स को पूरे साल के केवल कितने रुपए देते थे? 26 लाख रुपीस। डुअल गवर्नमेंट, दोहरी सरकार। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द रियल मास्टर ऑफ बंगाल आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल की असल शासक बन गई थी। कौन सी ट्रीटी के बाद? इलाहाबाद की संधि के बाद। इट्स आर्मी वॉज इन सोल कंट्रोल ऑफ द डिफेंस ऑफ बंगाल एंड इट एंजॉयड द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर, और वो अपनी इन सभी पावर्स का क्या कर रही थी? बहुत सारा एंजॉय कर रही थी। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी वॉज हैंडेड ओवर द नवाब, और किसकी? पैसों का एक छोटा सा अमाउंट ही किसको दिया जाता था? नवाबों को। एक, क्योंकि केवल कितने रुपीस दिए जाते थे पूरे साल के? ओनली 26 लाख रुपीस दिए जाते थे। नवाब टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाता कौन था? चलाते तो नवाब ही थे, लेकिन जितना भी कलेक्शन होता था, जितनी भी आमदनी होती थी, वो सारी किनके हाथों में जाती थी? ब्रिटिशर्स के हाथों में जाती थी, और उसके बदले में वो उन नवाबों को केवल पूरे साल के 26 लाख रुपए दिया करते थे।
So the British had all the power एंड इनकम बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. ब्रिटिशर्स के हाथों में ही सारी पावर थी और सारी इनकम थी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं थी. बट नवाब हैड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नो पावर एंड इनकम. और जो नवाब थे उनके सिर पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन हाथों में ना कोई इनकम थी और ना ही कोई पावर थी. दिस सिस्टम इज नोन एज डुअल गवर्नमेंट. इसी सिस्टम को क्या बोला गया? डुअल गवर्नमेंट बोला गया. एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस. बाय 1765 द ब्रिटिश हैड बिकम द रियल रूलर्स ऑफ बंगाल. 1765 ईस्वी के बाद, जैसा हमने अभी पीछे जाना, बक्सर के युद्ध के बाद जो रियल पावर थी वो किसके हाथों में चली गई थी? ब्रिटिशर्स के हाथों में. और जो उनके बंगाल के रियल रूलर कौन बन गए थे? ब्रिटिशर्स बन गए थे. बिहार एंड ओडिशा के भी. द अदर पावर्स वर द मराठास, द निज़म ऑफ हैदराबाद एंड द रूलर ऑफ मैसूर. उस समय मेन शक्तियां किस किस के पास थी? एक तो ब्रिटिशर्स के पास, और दूसरी किन के पास थी? मराठास के पास थी. और तीसरी थी हैदराबाद के निजाम के पास, एंड चौथी थी द रूलर ऑफ मैसूर के पास. उस समय 4 शक्तिशाली संगठन थे. The French had lost their influence in Hyderabad after the Carnatic War. कर्नाटक के वॉर के बाद जो वहां पर पहले फ्रेंच के लोगों का कब्जा था वो उसको हार चुके थे. वॉरेन हेस्टिंग become the governor of Bengal in 1772. 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर कौन बन गए थे? हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स बन गए थे. नाउ द बंगाल was brought under the direct control of the company. अब जो बंगाल था वो डायरेक्टली कंपनी के हाथों में चला गया था. कलकत्ता became the real capital of Bengal. जो कलकत्ता था वो बंगाल का रियल कैपिटल बना. एंड एज सेम एज ऑफ ब्रिटिश इंडिया. एंग्लो मैसूर वॉर्स. अब ये तीसरी वॉर कौन सी थी? एंग्लो मैसूर वॉर्स. कब हुई थी? इन 1760 हैदर अली बिकम द किंग ऑफ मैसूर. 1760 ईस्वी में हैदर अली मैसूर के राजा बने. ही वॉज अ वेरी एम्बिशियस रूलर. वो काफी ही एम्बिशियस शासक थे. ही मेड अप हिज माइंड टू बिकम द मोस्ट पावरफुल रूलर इन द साउथ. उन्होंने इस बात पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाया, बहुत ज्यादा सोचा कि वो किस तरह से साउथ के सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा बन सकते हैं. शुरुआत में ही वॉज ऑन द पीक ऑफ सक्सेस. शुरुआत में वो सक्सेस की बिल्कुल चोटी पर थे. सो द मराठास, द ब्रिटिशर्स एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद वर जेलस ऑफ हैदर अली ग्रोइंग पावर. क्योंकि वो सत्ता की बिल्कुल चोटी पर थे. इसी वजह से जो तीसरी मेन शक्तियां थी वो उनसे क्या होती थी? जेलस होती थी. अगेंस्ट द हैदर अली इन द growing power. Against the Hyder Ali, the Marathas and the Nizam of Hyderabad made an alliance with the East India Company. किनके खिलाफ? हैदर अली के खिलाफ. ये जो तीनों मेन शक्तियां थी इन्होंने क्या किया? इनके अगेंस्ट चले गए. The first of the 4 Anglo-Mysore wars was fought from 1766 to 1769. और इनके किसके खिलाफ? हैदर अली के खिलाफ इन तीनों ने मिलकर पहला युद्ध कब खेला, कब लड़ा? 1766 ईस्वी से 1769 ईस्वी के बीच में. द ब्रिटिश एंड हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान. और ये लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? ब्रिटिशर्स के बीच में, हैदर अली और उसके बेटे के बीच में. इन द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 टू 1784. और दूसरा युद्ध कब हुआ? 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी के बीच में. द मराठास अटैक्ड ऑन द मैसूर.
अब किसने अटैक किया था? मराठास ने मैसूर पर अटैक किया था। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वॉर ट्रीटी द ब्रिटिश डिड नॉट गिव एनी हेल्प टू द हैदर अली। और संधि के अकॉर्डिंग उन्होंने जो उस टाइम पे एक ट्रीटी बनाई थी उसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने उनकी कोई हेल्प नहीं करी थी। हैदर अली वॉज एम्बेटर्ड व्हेन द ब्रिटिश occupied Mahe, a French part on the west coast. He later attacked the British in 78 और फिर इसी वजह से उसने बाद में फिर से ब्रिटिशर्स पर अटैक किया। कब? 1780 में। In this attack, the ruler of Mysore was supported by the फ्रांच। और इस अटैक में जो मैसूर के शासक थे उनको किसका सपोर्ट मिला? फ्रांच का सपोर्ट मिला, फ्रेंच का। द फ्रेंच ऑफर्ड हेल्प टू हिम बिकॉज दे वांटेड टू वीकन द ब्रिटिश। वो उनकी जो फ्रेंच के लोग, फ्रेंच के शासक थे, वो उसकी हेल्प क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो भी क्या चाहते थे कि जो ये ब्रिटिशर्स की शक्ति है वो क्या हो जाए? कमजोर हो जाएंगे। In 1781, हैदर अली was defeated by English troops और 1781 ईस्वी में हैदर अली हार गए। किनसे? अंग्रेजी सेना से। आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली इन 1782 और इसके बाद 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान कंटिन्यू टू फाइट और उसके बाद उनके जो बेटे थे टीपू सुल्तान, उन्होंने इस लड़ाई को कंटिन्यू रखा। वैन अमेरिका, देखिए पहले हम पिक्चर देख लेते हैं। ऊपर वॉरेन हेस्टिंग्स और हैदर अली की क्या दे रखी है? पिक्चर दे रखी है। ये है हैदर अली और ये उनके बेटे हैं टीपू सुल्तान। और ये एक पिक्चर दी हुई है एंग्लो मैसूर वॉर के, किसी एक वॉर की। When America got independence, the French support to Mysore was withdrawn after peace between Britain and French was restored। लेकिन फ्रेंच किसके? अमेरिका के इंडिपेंडेंस के बाद जो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच की नोकझोंक थी वो कम हो गई और उन्होंने क्या कर लिया? उनको जो पहले अपनी तरफ से एक आसरा दिया था वो हाथ पीछे खींच लिया। बाय द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन 1784 पीस वॉज मेड बिटवीन देम। और जो ये ट्रीटी हुई थी मैंगलोर की 1784 में, वो उसकी वजह से ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में क्या हो गई? शांति हो गई। टीपू अटैक्ड ऑन ट्रेवेंकोर, सो न्यू गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस आल्सो डिक्लेयर्ड द वॉर अगेंस्ट टीपू इन 1790। जो नए जनरल गवर्नर अपॉइंट हुए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने इस लड़ाई को इसके लिए मना कर दिया था। कब? 1790 ईस्वी में। द ब्रिटिश, द निजाम एंड द मराठास अटैक्ड ऑन टीपू बाय 3 साइड्स। और इन तीनों ने टीपू पर तीनों तरफ से क्या कर दिया? हमला कर दिया। फाइनली इन 1792 टीपू वॉज डिफीटेड एंड फोर्स टू साइन ए ट्रीटी। और आखिरकार 1792 ईस्वी में आखिरकार इन्होंने तीनों ने मिलके टीपू सुल्तान को हरा दिया और एक बनाई गई संधि पर, ट्रीटी पर उनसे साइन कराई। टीपूज हाफ एरिया वर्ड गिवन टू द 3 एलाइज। टीपू सुल्तान की जो आधी सत्ता थी, आधा एरिया था उनके हिस्से में, वो किस में बांट दिया गया? इन तीनों में बांट दिया गया जो ब्रिटिशर्स के साथ इनके खिलाफ खड़े थे। और टीपू सफर्ड अंडर इट्स बर्डन। द मेंटेन्ड हिज आर्मी, ही मेंटेन्ड हिज आर्मी अगेन बाय द हेल्प ऑफ फ्रांच। वो अपने अंदर ही अंदर घुटता रहता था और उसने अपनी आर्मी को फिर से क्या किया? ट्रेंड किया। So Wellesley now wanted to teach a lesson to Tipu that Britishers are always superior। लेकिन वो जो अंग्रेज थे वो टीपू सुल्तान को हमेशा यही सिखाते रहते थे, उनसे वही कहना चाहते थे कि आप लोगों से, आप मुगलों से हमेशा ही हम ब्रिटिशर्स क्या रहेंगे? सुपीरियर रहेंगे। On being refused a war
was declared in 1799, लेकिन टीपू सुल्तान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसी वजह से 1799 में एक और वॉर हुआ। इट केम टू बी नोन एज द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799। जैसा हमने शुरुआत में देखा था, पढ़ा था कि 4 लड़ाइयां हुई थी, उसकी आखिरी लड़ाई थी ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जो कब हुई थी 1799 में। निजाम अगेन हेल्प्ड द ब्रिटिशर्स एंड एज अ रिजल्ट टीपू वाज डिफीटेड। जो निजाम थे उन्होंने फिर से ब्रिटिशर्स की हेल्प करी और इसी कारण से भी जो टीपू थे फिर से हार गए टीपू सुल्तान। तो ही फॉट ब्रेवली, लेकिन वो बहुत ही ब्रेवरी लड़े थे, बहुत ही हिम्मत के साथ लड़े थे। ही डाइड फाइटिंग, और वो उस लड़ाई के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। आफ्टर हिज डेथ द ब्रिटिशर्स एंड द निजाम वर गिवन हाफ पार्ट ऑफ द मैसूर। उनकी डेथ के बाद जो ब्रिटिशर्स थे और जो निजाम थे उन्होंने उनकी सत्ता का आधा पार्ट बांट लिया था ऑफ द मैसूर टेरिटरी। द रिमेनिंग पार्ट वॉज हैंडेड ओवर द हिंदू रूलर, और जो उसका बचा हुआ आधा पार्ट था वो किन को दे दिया गया, एक हिंदू रूलर को दे दिया गया। टीपू's फैमिली वर एक्साइल्ड टू वेलोर। द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन क्या थी? आफ्टर द डिफीट ऑफ ब्रिटिशियन in the war of American independence, the Britishers started to criticize the British policies. जब अमेरिका ने ब्रिटिशर्स से अपने आप को आजाद करा लिया था तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स को समझ आने लगी थी कुछ बातें, और उन्होंने क्या किया, कुछ पॉलिसीज बनाई। फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड to that they should not interfere in the disputes of Indian rulers, और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब से ये लोग क्या नहीं करेंगे, इंडियन हमारे भारत के अंदर जितने जो भी कुछ बात होगी, जो भी कोई डिस्प्यूट होगा उसके अंदर वो लोग कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। द जनरल्स आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग्स tried to keep themselves off from intervening in the affairs द इंडियन रूलर, और उस समय के जो जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्होंने भी यही ट्राई किया कि वो भारत के अंदर जितने भी कोई डिस्प्यूट होगा या फिर कोई अफेयर होगा अपने आप को उन सब से अलग ही रखेंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑल्सो पास्ड British Parliament also passed an act. According to this act, a system of non-intervening वॉज स्टेबलाइज्ड, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट भी पारित किया, इसके अंदर भी उन्होंने यही किया कि आज के उस समय के बाद कोई भी ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश सरकार भारत के आंतरिक मामलों में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगी। और ऊपर एक पिक्चर दी हुई है आपको, मैप दिया हुआ है इंडिया का, इसमें जितने भी आपको येलो कलर के रेक्टेंगल साइन दिखेंगे, येलो कलर से जो भी पार्ट आपको घिरा हुआ दिखेगा वो उस पार्ट पर उस समय किसका कब्जा था, ब्रिटिश, वो सारी क्या थी, ब्रिटिश टेरिटरी थी। और जितने भी आपको ये ग्रीनिश से कलर का पार्ट दिखेगा, ये वाला पार्ट, ये कौन सी टेरिटरी थी, ये निजाम्स की टेरिटरी थी। और ये जो पिंकिश हिस्सा आपको दिखेगा इस पर किसका कब्जा था, मैसूर का। और ये जितना भी ये वाला कलर है ना, कुछ येलोइश सा, ये बड़ा भाग सबसे ज्यादा किसका हिस्सा था उस समय, मराठास का। आगे चलते हैं, ब्रिटिश एक्सपेंशन फ्रॉम 1798 टू 1809। द इंडियन रूलर्स इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो इंडिया के रूलर थे, शासक थे, वो किनके विद्रोह से, फ्रांस के विद्रोह से क्या हुए, प्रेरित हुए। द टू मेजर इंडियन पावर्स हैड बीन वीक्ड मैसूर आफ्टर हर डिफीट इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड द मराठास ड्यू टू देयर इंटर डिस्प्यूट। उस समय की जो दो मेन पावरफुल शक्तियां थी वो कौन कौन सी थी, मैसूर की और मराठाओं की। लेकिन जो मैसूर के हारने के बाद, कब हारे था मैसूर,
थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में द मराठास ड्यू टू देयर इंटरनल डिस्प्यूट, और जो मराठास थे वो उनके अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, इस वजह से उनकी शक्तियां कम हो रही थी। इन 1798 लॉर्ड वर्ल्सली रिप्लेस्ड सर जॉन शोर एज द गवर्नर। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेल्सली ने किसको रिप्लेस किया था? सर जॉन शोर को एज अ गवर्नर जनरल। और अब गवर्नर जनरल कौन बन गए थे बंगाल के? लॉर्ड वेल्सले, और उनकी एज उस समय केवल और केवल 37 इयर्स ही थी। वेल्सले वाज वेरी एम्बिशियस, ही रिवाइव्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पॉलिसी। जो वेल्सले था वो बहुत ही अपने काम के लिए एम्बिशियस था, और उसने भी वही पॉलिसी अपनाई जो पहले अपनाई गई थी। उस पॉलिसी में क्या था? वो लोग एक शासक को दूसरे शासक के खिलाफ, भारत के शासक के खिलाफ भड़काते थे और उन दोनों को लड़ाते थे और फिर वहां पर अपना कब्जा कर लेते थे। ही रिवाइव्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पॉलिसी, उसने भी वॉरेन हेस्टिंग्स की ही वही पॉलिसी अपनाई। एक्सटेंडिंग इन्फ्लुएंस बाय गिविंग मिलिट्री हेल्प टू वन इंडियन स्टेट अगेंस्ट अनदर। ये उसने भी वही क्या किया कि किसी भी इंडियन स्टेट, एक स्टेट को अपनी आर्मी की तरफ से सपोर्ट दे देते थे और उससे क्या कहते थे, आप जाइए और उस दूसरे किसी स्टेट के साथ लड़िए। अर्लियर वर्ल्सले इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ सबसिडियरी एलियंस। According to this treaty, the Indian state has to keep a large British force and pay for its maintenance. और जब वो अपनी ब्रिटिश सेना उनको प्रोवाइड कराते थे तो उनके मेंटेनेंस में, रहने सहने में जो भी खर्चा होता था वो उनको क्या पड़ता था? काफी ज्यादा महंगा पड़ता था। The Indian ruler was forced to have a British official called the resident at his court. A ruler who accepted this treaty was not able to maintain the relationship with another Indian ruler. उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने एक क्या बना रखा था? एक कानून बना रखा था। क्या? कि जो भी लोग उन ब्रिटिशर्स के साथ रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं, आगे अपना रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें इंडिया के हर अनदर रूलर के साथ अपना रिश्ता तोड़ना पड़ेगा और वो उन ब्रिटिशर्स के अलावा किसी दूसरे के साथ कोई दूसरा रिश्ता नहीं रख सकते थे। द रूलर कुड नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियन विदाउट द अप्रूवल ऑफ द ब्रिटिश। और इसी के साथ साथ वो हम लोग कोई भी ब्रिटिशर्स को, किसी भी अंग्रेज को अपने यहाँ काम पर नहीं रख सकते थे जब तक कि इस बात को वो ब्रिटिश सरकार अप्रूव ना करते। बाय दिस ट्रीटी द ब्रिटिश नॉट ओनली इन एक्सटेंडेड देयर टेरिटरी बट ऑल्सो डिक्रीज्ड द फ्रेंच इन्फ्लुएंस। इसी संधि के वजह से जो ब्रिटिशर्स थे अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के साथ साथ जो फ्रेंच की टेरिटरीज थी उनको डिक्रीज कर रहे थे। फाइनली द रूलर्स ऑफ वर हु वर इन्वॉल्व्ड in this territory now become completely dependent on the English। और इसके बाद जिस शासक ने इस ट्रीटी पर साइन कर दिए थे, इस ट्रीटी का हिस्सा बन गए थे, वो पूरी तरह से अंग्रेजों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे। वॉर्स विद मराठास, मराठास के साथ जो लड़ाइयां लड़ी गई थी। Now the Marathas were the only major Indian power left outside the influence of British control। हमने अभी पीछे मैप पर देखा था, सबसे बड़ी टेरिटरी, सबसे बड़ा राज भारत में उस टाइम पर किसका था? मराठास का था। केवल मराठास ही थे जो ब्रिटिश कंपनी के साथ कोई रिश्ता मेंटेन नहीं करना चाहते थे, वो अपना एक अलग इंडिपेंडेंट राज चलाते थे। मराठा पावर वर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, और मराठा की जो पावर थी वो 5 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। ऑल 5 रूलर्स वर नेवर यूनाइट देमसेल्फ फॉर द सेक ऑफ मराठा पावर। और वो जो 5 हिस्सों में शक्तियां बटी हुई थी, उन 5 हिस्सों के जो शासक थे वो कभी भी एक साथ मिलजुल कर नहीं रह रहे थे। इसी वजह से जो मराठास की पावर थी वो भी पहले से कम हो गई थी। द ब्रिटिश
took advantage of this situation and smashed the Maratha power in 4 wars। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसी बात का क्या किया, फायदा उठाया और उनके साथ भी क्या 4 लड़ाइयां लड़ी, कॉल्ड द एंग्लो मराठा वॉर्स। और इसी लड़ाई को क्या बोला गया, एंग्लो मराठा वॉर्स। द फर्स्ट मराठा वॉर, पहली लड़ाई जो लड़ी गई थी वो कब लड़ी गई थी, 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी के बीच में। द फर्स्ट मराठा वॉर वॉज फॉट बिटवीन द मराठास एंड द इंग्लिश फ्रॉम 1775 टू 1782 when Warren Hastings was the British Governor General of India। जब गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, उस दौरान 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी में मराठास के अगेंस्ट पहली लड़ाई लड़ी गई थी। आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव ए वॉर ब्रोक आउट ओवर सक्सेशन ऑफ गद्दी। किनकी, पेशवा माधवराव के मृत्यु के बाद क्या हुआ, ये सवाल उठा कि अब गद्दी पर कौन बैठेगा। द मराठा चीफ्स वर यूनाइटेड बिहाइंड द यंग पेशवा एंड नाना भादवीज। दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश सपोर्टेड कैंडिडेट, और वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े। इट वॉज अ लॉन्ग वॉर, ये एक बहुत ही लंबी लड़ाई चली थी। द मराठास डिफीटेड द ब्रिटिश फोर्सेस सेंट फ्रॉम बॉम्बे, और जो मराठास थे उन्होंने ब्रिटिशर्स की उस सेना को जो मुंबई से भेजी गई थी उनको डिफीट कर दिया, उनको हरा दिया। 2 इंडो ब्रिटिश आर्मीज कैप्चर्ड सूरत इन 1779 एंड ग्वालियर इन 1718। 2 इंडो ब्रिटिश आर्मीज ने किस पर कब्जा कर लिया था, सूरत पर 1779 ईस्वी में और ग्वालियर पर 1780 ईस्वी में। अल्टीमेटली द वॉर केम टू एन एंड बाय द ट्रीटी ऑफ सलबाई इन 1782। आखिरकार इस लड़ाई का अंत हुआ एक ट्रीटी के द्वारा, एक संधि के द्वारा 1782 ईस्वी में। सेकेंड मराठा वॉर, अब दूसरी मराठा वॉर लड़ी गई थी 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी के बीच में। ड्यूरिंग द गवर्नशिप ऑफ लॉर्ड वालसे द सेकेंड मराठा वॉर वॉज फॉट। लॉर्ड वालसे के गवर्नशिप के दौरान ही ये लड़ाई लड़ी गई थी। आफ्टर द डेथ ऑफ नाना फडणवीस, मराठा चीफ्स वर फॉट विद ईच अदर फॉर द सुपरमर्सी ओवर द पेशवा। नाना की मृत्यु के बाद मराठास के बीच में फिर से डिस्प्यूट जाग गया और वो अपने आप को क्या करना चाहते थे, अपने आप को सुपीरियर बनाना चाहते थे। इन 1803 द ब्रिटिश फोर्सेस कैप्चर्ड पूना। 1803 ईस्वी में ब्रिटिश की जो फोर्सेस थी, ब्रिटिश की जो फोर्स थी, उन्होंने किस पर कब्जा कर लिया, पूना पर कब्जा कर लिया। द कैपिटल ऑफ द पेशवा सिकिंडिया एंड भोंसले combined their armies and declared war against the ब्रिटिशर्स। जो पेशवा स्किंदे थे और भोंसले थे, उन दोनों ने एकजुट होकर किसके अगेंस्ट लड़ाई लड़नी स्टार्ट कर दी, फिर से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। दे एंटर्ड द सब्सिडारी एलियंस। ब्रिटिश एक्सपेंशन फ्रॉम 1809 to 1848। अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स, एंग्लो नेपालीज वॉर हैपेंड इन 1814 to 1860। किसकी लीडरशिप में, लॉर्ड हेस्टिंग की लीडरशिप में एक एंग्लो नेपालीज वॉर लड़ी गई थी। कब, 1814 ईस्वी से 1816 ईस्वी के बीच में। गोरखा लीडर अमर सिंह वॉज डिफीटेड एंड द ट्रीटी ऑफ सस। जो लीडर थे, गोरखा लीडर अमर सिंह, वो हार गए थे। एंड द ट्रीटी ऑफ सगुली वॉज साइंड इन 1816। और 1816 ईस्वी में उन्होंने एक
ट्रीटी पर साइन किया, जिसमें नैनीताल, शिमला, मसूरी एंड सिक्किम केम अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश। और इस संधि के अनुसार नैनीताल, शिमला, मसूरी और सिक्किम जो थे वो किसके अंडर में चले गए थे? ब्रिटिशर्स के अंडर में चले गए थे। आफ्टर द डेथ ऑफ गोरखास पावर, लॉर्ड हास्टिंग्स टर्न्ड टू द मराठास। किनकी मृत्यु के बाद? गोरखा की मृत्यु के बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो फिर से किस पॉइंट पर आ गए थे? मराठास के पीछे पड़ गए थे। द फोर्थ एंड द लास्ट मराठा वॉर was fought in 1817 to 1818। चौथी और आखिरी लड़ाई मराठास के अगेंस्ट 1817 से 1800 ईस्वी में लड़ी गई थी। किसके अंडर में? अंडर द लॉर्ड हेस्टिंग्स। पंजाब अंडर रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह was born on 13th November 1780 at गुजरनवाला इन पंजाब। जो महाराजा रंजीत सिंह थे उनका जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1780 ईस्वी में। हिज फादर सरदार महान सिंह वाज अ chieftain and a warrior. He was greatly inspired by the fact that Guru Gobind Singh's two elder sons had fought the Mughals very bravely. वो इस बात से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे कि जो गुरु गोविंद सिंह जी के दो बेटे थे उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ा था, बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ा था। एट द टेंडर एज ऑफ 14 एंड 17, वो भी कौन सी उम्र में? केवल 14 और 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ा था। महाराजा रंजीत सिंह लेड हिज फर्स्ट वॉर एट द एज ऑफ 11 years and defeated the army of ruler of गुजरात। जो महाराजा रंजीत सिंह थे उन्होंने अपनी पहली लड़ाई 11 वर्ष की उम्र में लड़ी और उस लड़ाई को जीता भी। और ये लड़ाई उन्होंने किसके अगेंस्ट में लड़ी थी? गुजरात के अगेंस्ट में। लेटर ही फॉट टू सेवरल बैटल्स विद द अफगान्स। उसके बाद उन्होंने दो लड़ाइयां लड़ी थी अफगान के साथ। विद आ स्मॉलर आर्मी एंड टुक ओवर द सिटी ऑफ लाहौर। और उस लड़ाई को भी उन्होंने जीता और जो सिटी थी लाहौर उस पर अपना कब्जा कर लिया। आफ्टर डिकेड्स ऑफ misrule by foreign invaders, the people of Lahore had a sign or relief when the Maharaja assured the citizens of safety and good administration। और उसके बाद उन्होंने इस बात पर विश्वास करने के बाद कि अब यहाँ की जो सिटीजन्स है वो जो सिटीजन्स है सेफ है और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन वो लोग चलाएंगे, उसके बाद उन्होंने उन लोगों को छोड़ दिया था। ये एक पिक्चर दी हुई है किसकी? आपको महाराजा रंजीत सिंह की। ये थे वो महाराजा रंजीत सिंह जिन्होंने केवल 11 वर्ष की उम्र में किसके खिलाफ? गुजरात के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और उसको जीता भी। Under Ranjit Singh's leadership, the various Sikh chiefs were united, and Baisakhi Day of 1801 they conferred the title of Maharaja of the Punjab। रंजीत सिंह के लीडरशिप के अंदर ही बहुत से सिख चीफ्स रहते थे, एक साथ मिलजुल कर रहते थे और वो बैसाखी डे द कन्फर्ड द टाइटल ऑफ महाराजा। और 1801 ईस्वी में बैसाखी के दिन उनको किस चीज का टाइटल दिया गया? महाराजा का टाइटल दिया गया। कहाँ के महाराजा का? पंजाब के महाराजा का टाइटल दिया गया। महाराजा रंजीत सिंह systematically extended the frontiers of Punjab and brought the region around Amritsar, Lahore, Multan, कश्मीर एंड पेशावर अंडर हिज रूल। और उन्होंने इन सब जगहों को, अमृतसर, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर को अपने शासन के अंदर ले लिया, अपने
अंदर ले लिया। ही नेवर बिकेम प्राउड ऑफ एरोगेंट और एरोगेंट डिस्पाइट ऑल द विक्ट्रीज वन बाय हिम। उन्होंने कभी भी अपने आप पर ना कोई गर्व किया, ना कोई एरोगेंस दिखाया, ना ही कोई प्राउड दिखाया कि उन्होंने इतनी सारी लड़ाइयां लड़ी हैं और इतनी सारी लड़ाइयां उनको जीता भी है। ही वॉज अ लिबरल रूलर एंड डिड नॉट बॉदर अबाउट द कलर, क्रीड, केस्ट और नेशनलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज। और ना ही वो अपने एम्प्लॉयज के बीच में कभी भी कलर, क्रीड, कास्ट को लेकर या नेशनलशिप को लेकर कोई भेदभाव करते थे। He always tried to give good government to the people। वो हमेशा क्या ट्राई करते थे कि वो अपनी जनता को, वहां के लोगों को एक गुड गवर्नमेंट प्रोवाइड करा सकें। ब्रिटिश ऑल्सो साइंड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद हिम इन 1809। जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने भी एक ट्रीटी पे साइन किया था, एक फ्रेंडशिप की ट्रीटी पे साइन किया था। कब? 1809 ईस्वी में। दे डिसाइडेड दैट दे विल नेवर इन्वेड ऑन ईच अदर। उन्होंने डिसाइड किया वो कभी भी एक दूसरे के किसी मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। बट आफ्टर द रंजीत सिंह डेथ इन 1838 द सिचुएशन चेंज्ड। लेकिन रंजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात, कब उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1838 ईस्वी में जब रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी तो ये सिचुएशन चेंज हो गई थी। वो अपनी द्वारा किए गए प्रॉमिस को, जो ब्रिटिशर्स थे, जो विदेशी थे, जो अंग्रेज थे, वो अपने प्रॉमिस को भूल गए थे। आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह द सिचुएशन चेंज्ड इन पंजाब। रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब की जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। खालसा बिगेन टू इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। जो खालसा थे वो उनके आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करने लगे थे। द सक्सेसर ऑफ रंजीत सिंह, दलीप सिंह, वॉज अ वेरी वीक रूलर। और जो रंजीत सिंह के सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे, वो एक बहुत ही कमजोर रूलर थे। द स्टेट वॉज रूल्ड बाय हिज मदर रानी जिंदन। जो पंजाब था वो किसके द्वारा रूल किया जा रहा था? उनकी मदर रानी जिंदन के द्वारा। विद द हेल्प ऑफ ऑफिसर्स, उस समय के ऑफिसर्स की हेल्प के द्वारा। इन 1845 फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वॉज फोर्ट। 1845 ईस्वी में पहली एंग्लो सिख वॉर लड़ी गई। बाय द डिफीट ऑफ सिक्स पंजाब वॉज प्लेस्ड अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन। और ये लड़ाई किन्होंने जीती? ब्रिटिशर्स ने जीती। और जो पंजाब था वो किसके प्रोटेक्शन में चला गया? किसके अंडर में चला गया? ब्रिटिशर्स के अंडर में चला गया। अगेंस्ट द ब्रिटिश देयर वर मैनी रिवोल्ट्स इन 1848। 1848 ईस्वी में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काफी ज्यादा विद्रोह जागा। रानी जिंदन हैड अ बर्निंग डिजायर टू रिगेन द ग्लोरी एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द लाहौर किंगडम। जो रानी जिंदन थी उनके अंदर एक आग जल रही थी, क्या कि उनका जो किंगडम था वो फिर से उनके पास आ जाए। शी ट्राइड टू यूनाइट ऑल द सिख चीफ ऑफ लाहौर दरबार। उन्होंने क्या ट्राई किया कि जितने भी चीफ हैं, सिख चीफ्स हैं, वो उन सबको एक साथ लाहौर दरबार में लेकर आए। अगेंस्ट द ब्रिटिश, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। सो दिस रिजल्टेड इन द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। और ये रिजल्ट कब हुआ? ये परिणाम कब आया? जब दूसरी लड़ाई हुई थी। फाइनली पंजाब आर्मीज वर डिफीटेड एंड द पावरफुल स्टेट बुल्ट बाय रंजीत सिंह केम टू एन एंड। आखिरकार पंजाब की जो आर्मी थी वो जीती और रंजीत सिंह का जो पावर थी, जो उनके हाथों में पहले पावर थी, वो उनके हाथों में दोबारा आ गई। किनके हाथों में आ गई थी ये पावर? उनकी जो रानी जिंदन थी उनके हाथों में। आफ्टर दिस वॉर महाराजा दलीप सिंह was deported to England and the British decided to give him pension। और इसके बाद
जो वहां के महाराजा थे दलीप सिंह, वो कहाँ गए, इंग्लैंड गए, और उन्होंने ये तय किया कि वो इनको क्या देंगे, पेंशन देंगे। द फेमस डायमंड कोहिनूर वॉज टेकन अवे फ्रॉम हिम एंड गिफ्टेड टू क्वीन विक्टोरिया। जो फेमस डायमंड था कोहिनूर, ये पहले भारत में ही था कोहिनूर, आज भी भारत का ही एक नगीना है, जो उन्होंने, किन्होंने, महाराजा दलीप ने जाकर किसको गिफ्ट के रूप में दे दिया था, क्वीन विक्टोरिया को। आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये क्वीन विक्टोरिया के ताज में आज भी जो भारत का कोहिनूर है वो जड़ा हुआ है। मेथड्स ऑफ एक्सटेंशन फॉलोड बाय द ब्रिटिश डालहौसिया एंड Dalhousie annexed large number of dependent states on the basis of doctrine of lapse. According to this doctrine, इस doctrine के इस सिद्धांत के अनुसार द स्टेट ऑफ एनी रूलर हु डाइड विदाउट लिविंग अ सन, इसके द्वारा ये कहा गया था कि वो राज्य जो बिना, जिस राज्य में राजा का यदि कोई बेटा नहीं होता है तो बिहाइंड वुड पास इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश, यदि उस राजा का कोई बेटा नहीं होता है तो उसकी जो सत्ता है वो उसके बाद, उसकी मृत्यु के पश्चात किसके हाथों में चली जाएगी, ब्रिटिशर्स के हाथों में चली जाएगी, अंग्रेजों के हाथों में चली जाएगी। इफ द रूलर ऑफ अ डिपेंडेंट स्टेट हैड नो रियल सन, ही कुड अडॉप्ट अ सन हु कुड सक्सीड हिम टू हिज थ्रोन, और या फिर वो किसी लड़के को अडॉप्ट कर सकता है जो उसकी सत्ता को आगे चलाए। बट डेलहोशिया डिड नॉट एक्सेप्टेड, लेकिन उन्होंने, जो डेलहोशिया थे, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि यदि किसी का कोई बेटा नहीं है तो वो किसी को अडॉप्ट कर सकता है, वो उसकी सत्ता को चलाए। इस बात को एक्सेप्ट करने से उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। ही डिसाइडेड दैट एनी डिपेंडेंट स्टेट हुज रूलर डाइज विदाउट अ रियल सन, उन्होंने कहा वो स्टेट, वो राज्य जो अपने बिना सगा, यदि उस राज्य के राजा का कोई सगा बेटा नहीं है तो वुड ऑटोमेटिकली पास इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, वो तो फिर ऑटोमेटिकली ही उसकी जितनी भी सत्ता है, जितनी भी पावर है, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चली जाएगी। बाय दिस डॉक्ट्राइन्स ऑफ लेप्से डेलहोशियो एनेक्स्ड 7 डिपेंडेंट किंगडम्स इनटू द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, तो हम अब आ गए हैं अपने पॉइंट्स टू रिमेंबर पर। इन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी was formed in 1600, जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कब फॉर्म हुई थी, 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में वो लोग भारत आए थे और अपनी कंपनीज स्टेबलाइज की थी उन्होंने यहाँ पर। द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेबलाइज्ड फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत इन 1601, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कंपनी कहाँ पर बनाई थी, सूरत में बनाई थी। कब बनाई थी, 1601 ईस्वी में बनाई थी। जॉन हॉकिंस एंड थॉमस रॉय वर two ambassadors who visited Jahangir's court in 1606 and 1615 respectively. जॉन हॉकिंस और थॉमस रॉय वो दो एम्बेसडर थे जिन्होंने जो जहांगीर की कोर्ट में गए थे। कब, 1606 ईस्वी में और 1615 ईस्वी में। द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर was fought between the English East India Company and the French East India Company and second in 1749 to 7, जो ब्रिटिश, जो पहली कर्नाटिक वॉर थी किसके बीच में लड़ी गई थी ये वॉर, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी कर्नाटिक वॉर, वो लड़ी गई थी 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी के बीच में। और जो सेकंड वॉर लड़ी गई थी, कर्नाटिक वॉर लड़ी गई थी, वो 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी में लड़ी गई थी। किन किन के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और फ्रांच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। The Battle of Plassey was fought between the British and Siraj Uddaulah in 1757। जो बैटल था, जो प्लासी का युद्ध था, वो किन किन के बीच में लड़ा गया था, ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों और सिराज उद दौला के बीच में 1757 ईस्वी में। वॉरेन हेस्टिंग्स
बिकम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, ब्रिटिश के पहले गवर्नर जनरल बने थे इंडिया में। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या जाना कि ब्रिटिशर्स जो थे वो 1600 ईस्वी में जब भारत आए तो उन्होंने अपनी कंपनी का उदय किस किस तरह से किया, उन्होंने किन किन शासकों से के विरुद्ध लड़ाइयां लड़ी, वो उन्होंने अपना जो स्टेट था वो किस किस तरह से फैलाया और किस तरह से उन्होंने भारत के लोगों पर क्या करना स्टार्ट कर दिया, क्या उन पर रूल करना स्टार्ट कर दिया था। तो इन्हीं चीजों के बारे में आज हमने डिस्कस किया था। सो होप आपको अच्छी लगी होगी ये आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।